और I have qualified CS 2021 और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज currently I'm legal researcher के अलावा मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फिर मैं काफी राइटिंग का because मैडम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन सर कर रही है। आवाज नहीं है। मैडम सर आपकी ये आवाज या अच्छा आप दोबारा ज्वाइन कर लें या फिर इज इट फाइन नाउ? हाँ आप ठीक है मैडम। अच्छा लेट मी सी, एक मिनट चेक करना है। हाँ ठीक है मैडम। ओके लेट मी सी। हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है आपको? मैं आप प्रोफेसर की क्लास ले लूं। फिर This meeting is being एक बड़ा क्वेश्चन चल 12 और तक आपके एग्जाम्स हैं और पता है कि जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो हम फिलहाल यही चाह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा को ग्रास्प कर सकें और जितना हो सके। सो कटिंग टू द रेस, मैं सबसे पहले जो है वो ऐसे को डिस्कस करूंगी और फिर मैं आप लोगों को प्रेसी के थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो कि मैं खुद यूटिलाइज करती हूँ काम लाइफ में। जी सबसे पहली बात सर ने मुझे कहा कि भाई एक लिस्ट बना के उन्होंने मुझे दे दी कि किस तरह जो है आपने इसका टॉपिक जो है वो चूज करना है। मेरा सजेशन आप सबको ये है कि जब भी आप एसे का टॉपिक चूज करें ना, प्लीज कोशिश ये करें कि वो टॉपिक चूज जो कि जिससे आपने पहले पढ़ा हो। फिर अगर पढ़ा नहीं हुआ तो आपने उसको मतलब आपके कहीं भी पासिंग रेफरेंस में गुजरा हो, कभी भी वो टॉपिक चूज मत करें कि आपको लगे कि यार ये नोवेल टॉपिक है, ये कोई नहीं कर रहा तो मैं कर लूंगी तो मुझे नंबर ज्यादा मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा टॉपिक चूज करें जो कि आपको आता है, चाहे वो पूरी वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब चूज करके कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि जब आपने टॉपिक चूज कर लिया है वो मोस्टली कोशिश किया करें कि वो कोई इशू बेस्ड टॉपिक, जैसे कि 2019 का एडीपी का पेपर था तो उसमें सोशल मीडिया पे एक टॉपिक आया हुआ था। अगर मैं होती तो मैं सोशल मीडिया के टॉपिक पे ही लिखती, क्योंकि वो एक इशू बेस्ड टॉपिक है। उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि यार ये मसले हैं और ये उसके सॉल्यूशंस हैं। फिर दूसरा टॉपिक था आई गेस अकाउंटेबिलिटी इज अ मिथ और रियलिटी, वो भी एक अच्छा टॉपिक था। जिनको लिटरेचर अच्छी है वो चाहते हैं कि उनकी लिटरेचर जो है वो मतलब उनको लिटरेरी टॉपिक्स पसंद है तो वो कर लें, जैसे प्लेयर्स ऑफ रीडिंग और गोल्ड नेवर रस्ट और इस तरह के टॉपिक्स वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हम जैसे जो लॉयर्स होते हैं और हमारी लिटरेचर ज़रा कम अच्छी होती है तो कोशिश ये करें कि इशू बेस्ड टॉपिक्स को जो है वो सिलेक्ट करें। दूसरी बात ये बताएगा आप लोग। The recording has stopped. This meeting is being recorded. ठीक है, ओके। आप लोगों को आवाज आ रही है? मैम आ रही है। जी मैम। अच्छा हाँ जी, मैं कहाँ थी? हाँ, इंग्लिश कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों के टेस्ट वगैरह मैंने देखे हैं, आप लोग शेयर करते रहते हैं। आई वॉज इन द ग्रुप, आई एम स्टिल इन द ग्रुप। तो इंग्लिश बड़ा मसला नहीं है। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, बड़े सेंटेंसेस की तरफ ना जाएं, आप लोग बड़ी इजीली ऐसे को पास कर जाएंगे। ठीक है ना? और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऐसे आप लोगों ने सिर्फ 500 वर्ड्स के हद तक लिखना है। वो 6 पेज बनते हैं, आगे पीछे करें तो 3 पेज बनते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। उसको बड़ा मसला मत बनाएं अपने लिए, आप लोग लिख लेंगे। अच्छा जी, अब आपने जब टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है
अब आपने उसको डिकोड करना है। डिकोड ये होता है आपने टॉपिक को एनालाइज करना है, उसको पेंसिल से आपने जो जो उसमें चीजें रिक्वायरमेंट्स है ना, आपने पेंसिल से मार्क कर लेनी है। जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ग्लोबलाइजेशन की बतानी है। तो इसमें हमें अच्छाइयाँ, बुराइयां और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करना है। सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स को नहीं, हमने ग्लोबलाइजेशन को भी डिस्कस करना है। उसके अलावा आप अगर चाहें तो इस तरह के टॉपिक ये लंबे मैं अब ये जो बात करने लगी हूँ लंबे ऐसे के लिए होता है, लेकिन अगर आपके पास मवाद नहीं है तो आप छोटे ऐसे में भी ये कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ रिकमेंडेशंस का भी दे सकते हैं। इस तरह हम उसकी बुराइयों के ऊपर जो है वो गालिब आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जरूर एक्सरसाइज उस वक्त करनी है, कोई मसला नहीं है। 3-4 मिनट अगर आप उसे दे देंगे, अगर आप पेंसिल से उसे मार्क कर देंगे और फिर उसके ये पॉइंट्स लिख देंगे, उसी से आपने अपनी आउटलाइन बनाने ली है। ठीक है, मैं सर मुज़फ़्फ़र बुखारी की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मुझे ये कहते थे शॉर्ट ऐसे की आउटलाइन नहीं होती। आप लोगों की मर्जी है, डिस्क्रेशन है। अगर आप आउटलाइन बनाने का आप लोगों के पास टाइम है तो बना लें, वरना रफ में तो लाजमी बनाएं। क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन बन जाती है ना, जिसमें आप ये लिखते हैं, छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर आपने उसके फायदे लिख लिए, फिर उसके डीमेरिट्स लिख लिए और कंक्लूजन छोटी सी लिख ली, तो आपको पता चल जाता है कि आपका ऐसे किस सिमत में जाना है। आउटलाइन नहीं होगी, आप लोग इधर उधर जो है वो वेवर करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किधर जाना और किधर नहीं जाना ऐसे के दौरान में। ठीक है, उसके बाद जब आपने टॉपिक को एनालाइज कर लिया, आपको टॉपिक की समझ आ गई है, आपको पता कि ये मुझसे ये डिमांड रहा है, आपने पीछे जो है वो आउटलाइन बनानी है। अब जो आउटलाइन आपने बना ली है, अब उस आउटलाइन की स्ट्रक्चर में जो 3 चीजें होती हैं, जो कि आप लोगों को पता भी है। एक इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन होती है। जो इंट्रो होता है उसके अंदर आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट डालना होता है, और आपने इंट्रो के अंदर वो सारी तमाम चीजें लिखनी होती हैं जो कुछ आपने एसे में बताना है। अब लोग कहते हैं कि इंट्रो तो समरी तो नहीं होती, तो हमने समरी तो नहीं लिखनी होती, तो आपने इंट्रो में फिर लिखना क्या होता है? इंट्रो बेसिकली आप एक तरह से एक आपने कभी कोई बुक पढ़ी होगी ना, तो उस बुक के शुरू में एक प्रीफेस आता है। आप उस प्रीफेस को पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस बुक में आना क्या क्या है, इस बुक में क्या क्या बताने वाला है ये राइटर मुझे। तो यही आपका इंट्रो होना चाहिए, वो इतना स्ट्राइकिंग होना चाहिए या और इजी, बिल्कुल इजी राइटिंग में लिखें, उसमें कोई कोटेशन ना आए, उसमें कोई आपने एग्जांपल देनी है तो हद 2-3 हद मुश्किल 2 आए, 3 भी ना जाए। बस आपने लिखना है कि आपने ऐसे में क्या क्या बताना है। ठीक है, आपने जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही चले जाएं, आपने थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है, फिर आपने चल पड़ना है कि इसके फायदे हैं, आया इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसके कुछ अदद नुकसानात भी हैं। ठीक है, और ये इसके नुकसानात है और हमें इसके नुकसानात को किस तरह जो है उसको खत्म करना है, और तभी हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। बस आपने वो सारा जो कुछ ऐसे में आपने बताना है, आपने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उसे बता देना है। हमारे तो ये कहते हैं कि जब जो आपका ऐसे पढ़ रहा होता है, काफी सारे लोगों का उसने ऐसे चेक करना होता है, वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख के ही आपको उसे पता चल जाता है कि आपको पास करना है कि नहीं करना। मे बी एडीपीपी के डायनामिक्स या यूडीएसटी के डायनामिक्स कुछ डिफरेंट हो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है थीसिस स्टेटमेंट। लोग पूछते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की सबसे पहली बात ये होती क्या है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप किस साइड पर हैं। जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में भी मेरे अलावा कोई और ऐसे लिख रहा होता तो इस स्टांस पे गई कि इसके फायदे ज्यादा हैं, तो मैंने अपने थीसिस स्टेटमेंट में ये बात बता दी कि मेरे नजदीक इसके फायदे ज्यादा हैं लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपका पूरा ऐसे के सिमत में चला जाएगा। ठीक है, और थीसिस स्टेटमेंट को आपने वे यू हैव टू पुट दैट थीसिस स्टेटमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को शुरू में रख, और कुछ लोग कहते हैं इसको एंड में रखना चाहिए ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ।
मैं इसको हमेशा एंड में रखती थी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के पहले मैं जेनेरिक सी बातें करती थी इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद जो है वो जितना भी मैंने चीज़ें बतानी है पूरे ऐसे में वो बताती थी, और एंड में अपना थीसिस स्टेटमेंट दे देती थी। तो ये आप लोगों पे है, इट्स टोटली योर डिस्कशन इफ यू वांट टू पुट इट इन द फर्स्ट ऑफ योर एसे और एट द एंड ऑफ योर एसे, ठीक है। वो लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। Excuse me, ma'am, I have 2 queries. कितनी स्लाइड्स करना चाहिए? मैडम मेरी बात Excuse me, ma'am, can you listen to me? हाँ जी, मैं आपको हमने अगर देखा हुआ है अगर YouTube पर भी तो कोटेशन सारे लोग ओवरलैप करेंगे, एक करके कर लें क्योंकि इस तरह फिर मुझे सबकी आवाज मिक्स आ रही है। जी, अब आवाज आ रही है मैडम आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने ऐसे के रिलेटेड जितना भी YouTube से या इधर उधर से मवाद इकट्ठा किया है, उसमें इंट्रोडक्शन में बाज़ औक़ात उन्होंने जो है ना वो कोटेशन लिखी होती हैं, और जो CSS पास लोग हैं उनके जो मॉक इंटरव्यू देखे हैं और जो उनकी जो बाद में स्टेटमेंट्स आती हैं उनमें भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो है ना वो कोटेशन से शुरू करते थे जो है ना वो इंट्रोडक्शन। तो आपने बताया कि कोटेशन जो है ना वो जरूरी नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि हमें क्या करना चाहिए एज ए मतलब सिविल जज के एस्पिरेंट के हवाले से, क्योंकि CSS और सिविल जज का जो सिलेबस या उसमें जो हमने लिखना है ऐसे वो बिल्कुल डिफरेंट। हेलो जी जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। जी मैडम, और कोई हाँ जी मैम आप इंट्रोडक्शन का बता रही थी ना कि हमने जो है ना उसमें सारे प्रीफेस जितना होता है वही मेंशन करना है, तो मैम ये कितने लाइन का हम लिख सकते हैं? ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आए हैं आई थिंक, एक सर आमिर ने किया है और एक मिस फाइजा ने किया है। अच्छा सर आमिर, हाँ जी, हाँ जी, जी जी मैम मुझे ये बताया गया कि जी इंट्रो जी में आपने एक तरह का ये बता दिया है कि शॉर्ट समरी हमें वहां पे बतानी है कि मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फाइन, और उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है, उसके ऊपर काम करना है कि क्या बेसिक फंक्शंस हैं व्हाटसोएवर, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा काइंडली कि कंक्लूजन को जब हमने कंक्लूड करना है इसको, तो उसमें क्या चीजें हमने रखनी है जिससे हमारा कंक्लूजन जो है वो ज्यादा खूबसूरत हो जाए। हाँ जी, हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम जो है ना वो बड़े जल्दबाज हो जाते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रही थी, तो अभी मैं इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को ही आंसर कर देती हूँ। जब मैं कंक्लूजन पे आऊंगी ना तो फिर मैं कंक्लूजन की बात पे भी आप लोगों को क्वेश्चंस ले लूंगी। तो सर आमिर की बात जो है कि हम कोटेशन लिखें कि ना लिखें, आमिर साहब अगर आप कोटेशन लिख लेते हैं और कोटेशन की आवाज आ रही है, हाँ जी, आमिर साहब अगर आप कोटेशन लिख लेते हैं और ये डिस्टॉर्शन की आवाज आ रही है। मैम बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। हाँ प्लीज काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दें ताकि मेरी बात आप लोगों तक कन्वे हो जाए इजीली। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, सबसे पहली बात, आप कोटेशन अगर इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप जरूर लिखें, लेकिन अगर आपने कोटेशन लिख दी इररेलेवेंट जो कि आपके इंट्रोडक्शन से मैच नहीं कर रही, आपने कुछ और ही प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा है, आप कुछ किसी और तरफ चल पड़े ग्लोबलाइजेशन के या ये कनेक्टिविटी देता है एंड ऑल दैट, तो फिर वो एक इररेलेवेंट जो है वो स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर कोटेशन आपके पास इतनी रेलेवेंट है कि आपके वो एसे को भी टच कर रही है, टॉपिक को जस्टिफाई कर रही है, तो वेल एंड गुड, आप जरूर कोटेशन लिखें। मैं इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतनी ज्यादा कोटेशंस याद नहीं रख सकते, तो अगर आपके पास इतना है मवाद, आप कोटेशंस आपको याद हैं तो आप जरूर लिखें, नहीं लिखते उसमें भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
और दूसरा उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप लोगों को 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, 450 to 500 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन आपका एक पेज से ज़्यादा ना जाए या पौने पेज से ज़्यादा ना जाए, ठीक है, क्योंकि बाकी आपने मेन बॉडी भी लिखनी है और कंक्लूजन भी लिखना भी। तो कंक्लूजन को आप जो आधा पेज आपने लाजमी देना होता है, एक पूरा पैराग्राफ देना होता है, फिर मेन बॉडी भी लिखनी होती है, तो एक पेज से ज़्यादा ना लेके जाए अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हो गया आप लोगों के आंसर? मैडम आवाज आ रही है? मैडम इसमें मेरा सवाल ये था कि हमारा जो है हेलो हाँ जी, मैडम हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? मैडम हमारा जो है ना जी जी, सिविल आ जज रही का है। जो यहाँ पे जो ऐसे आएगा वो हमारा जो ना पूरा पेपर जो है ना वो 100 नंबर का होगा। ऐसे मेरे ख्याल से मैक्सिमम 40 या 50 नंबर का होगा। तो सीएसएस में तो ठीक है, हम एक पेज का जो है ना जी वो लिख लेंगे इंट्रोडक्शन। तो हमारा जो सिविल जज में वो तो इतना लेंथी मेरे ख्याल से करना जरूरी है, क्योंकि हमारा तो जो है वो 50 नंबर का होगा, जस्ट 100 नंबर का तो होगा नहीं। हमें तो 3 घंटों में पूरा पेपर क्लियर करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता जी दें। जी, आपके अगर 50 जी मार्क्स इस का पॉइंट भी ऑफ व्यू से ऐसे मैडम होगा पूरा बता दें। तो हाँ जी, जी जी अगर आपका 50 मार्क्स का ऐसे होता है तो उसके आप खुद सोच लें कि सीएसएस का 100 मार्क्स का होता है, आपका 50 मार्क्स का होगा, तो आपने आधा ऐसे तो मतलब उसका आधा तो लिखना है। तो कम से कम आपके 6 पेज आगे पीछे मिला के 3 पेज तो बनते हैं। बनते हैं आप लोगों के 6-7 पेज बनेंगे ना? जी जी बनेंगे, ठीक हो गया। तो अगर आप उसमें इंट्रोडक्शन पौने जी पेज का ठीक है। नहीं लिखेंगे, पहला पौना पेज या एक पेज आप नहीं लिखेंगे, तो वो कैसे चलेगा आगे? तकरीबन ठीक है शायद मैडम, मैडम को ये तो रिमाइंडर नहीं है एक कि शायद अलग एक 1500 बहस है तक। कि हमने कितनी लिखना है थी कितनी नहीं लिखना, ये अलग बहस जी है। जी ठीक। इसको तो हम बाद में कर लेंगे। मैडम आपका वो दूसरा मैडम फायजा का क्वेश्चन है, ठीक है वो आप कर दें। बाकी जी ठीक ये है इतनी मैडम। मैं बता देता हूँ कि एडीपीपी में मैडम 20 नंबर का होगा ऐसे, और सिविल जज में वो जी जी, शायद 25 या 30 नंबर का होगा। बस वो एक अलग बहस ठीक है। हो गया। तो आप जी मैडम। पौने पेज का लिख लें, जी सिविल जज में आप पौने पेज का लिख लें, और एडीपीपी में पौने। इंट्रोडक्शन देखें वो चला जाएगा, आप जब पूरा एस्से का अपना क्रक्स उसमें बताएंगे ना आमिर साहब, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका इंट्रोडक्शन लंबा हो जाएगा। आप खुद जा, आप आज प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैडम ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये जो कितने मतलब होनी चाहिए लंबा सेंटेंस, जो एक ही सेंटेंस के अंदर हमने ये लिखनी होती है, तो इसका जरा थोड़ा सा बता दें काइंडली। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट ना मेरे कुछ उस्ताद ग्रामी कहते थे कि ये एक सेंटेंस होना चाहिए, कुछ कहते थे कि ये 2 से 3 सेंटेंसेस पे चला जाता है। तो अगर तो आप पूरा एक सेंटेंस इसमें डाल सकते हैं, तो आप एक सेंटेंस में लिख लें थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आप ये बताएंगे कि मैंने प्रोज, जी जैसे कि ठीक मैंने है आप मैडम। लोगों को बताया था कि जी ठीक है मैडम। मैं अभी आप लोगों के साथ ना एक स्क्रीन शेयर करूँ अपनी मोबिलाइजेशन वाली की ही आउटलाइन की। वो मैंने कहीं और भी देनी थी, तो वहाँ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी कि थीसिस स्टेटमेंट जो है मैंने किस तरह लिखी हुई है और आउटलाइन कैसे लिखी हुई है, ठीक है। ठीक हो गया, आगे चलें। जी चलें ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें जो चीज़ें आनी थी वो आ गई। अब मैं मेन बॉडी की तरफ जाऊंगी। मैडम मेन वो बॉडी, 2 क्योंकि मिनट आप लोगों के रहती है ऐसे जो है, मीटिंग में, नहीं लेकिन लिंक शेयर कर दो। चलें ठीक होगा, हाँ, ठीक 2 हो मिनट में वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। Excuse me, ma'am. I have a question. जी जी Ma'am, I have a question regarding selection of the topic. जैसे ये जो ग्लोबलाइजेशन जी का जी आपने टॉपिक बताया है ना मैम, ये तो वेल फेमस है कि आप कहें कि हर दूसरे तीसरे साल ये आया हुआ है। मैम समटाइम ऐसे होता जी है जी कि जो चॉइसेस होती है ना हमारे पास,
वो जैसे अब आप फर्ज करें कि ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है जो हमें आता है और बाकी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली बंदा टच नहीं करता, तो मैम ऐसा अगर फर्ज करें ग्लोबलाइजेशन आ जाता है और कोई चीज ने स्पेसिफाई नहीं की, तो क्या एक ऐसी चीज है जो हमारे ऐसे में होनी चाहिए जो हमें बाकियों से डिस्टिंग्विश करे या हमारा ऐसे जो है वो बहुत इंचेंटिंग हो एग्जामिनर के लिए? मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स फिर हम उसमें ऐड ऑन करें अगर एक जनरल जो है ना वो हम टॉपिक ट्राई करें तो? ठीक है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन की चलें एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें आपकी जो आपको जो दूसरे डिफरेंट करेगा वो आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपकी कितनी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप मैम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन के बारे में देंगे किस आप वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बता रही हैं, तो आपकी ना इर्द गिर्द होती हैं, हम लोग बस ऑब्जर्व नहीं करते। जूम की एग्जांपल ये कि हम इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की एग्जांपल दें, इस तरह अपने आप को देखना शुरू कर दें कि हाँ यार इस तरह हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये है ग्लोबलाइजेशन, ये है ट्रेड हो रही है, दुनिया भर से चीजें हमारे मुल्क में आ रही हैं। आप जो मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया भर से आपके पास आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं बन रहा हमारे 2 ब्रांड्स के। तो ये सारी चीजें जो है ना ऑब्जर्व करना शुरू करें, ये ऑब्जर्वेशन ही आपके काम आएगी, जी मैम आपको ठीक है, मुनफरिद थैंक यू। बनाएगी। वेलकम।